यूनिट 4 स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव संरक्षण के लिए रणनीतियाँ। जैव मंडल में जीवधारियों की सुरक्षा आधुनिक एवं भावी पीढ़ियों के लिए बहुत लाभकारी व आवश्यक है। उद्देश्य क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के बीच एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाए रखना, विश्व की विभिन्न प्रजातियों के जीन पूल को संग्रहित व संरक्षित करना जिससे उनका अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। ये उद्देश्य हुए। विश्व की विभिन्न संस्थाओं द्वारा जैव संरक्षण के लिए किए गए प्रयास निम्न प्रकार से हैं। नंबर ए, संकटग्रस्त, असुरक्षित व दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण। दूसरा, भूमि तथा जल का प्रबंधन जिससे वन्यजीव तथा अपने प्राकृतिक स्थान पर सुरक्षित व सुविधाजनक रूप से रह सकें। तीसरा, हमारे आहार व पशु आहार की निकट संबंधी जंगली प्रजातियों की सुरक्षा। चौथा है प्राकृतिक आवास की पहचान करना। वन्य सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण व उनका प्रबंधन। दो देशों के बीच या वनस्पति प्रजातियों का द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आदान प्रदान करना जिससे जीनीय विविधता बढ़ सके। पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड तथा असुरक्षित, वल्नरेबल प्रजाति आती हैं को प्राथमिकता देना। प्रजाति की जीनीय विविधता को सुरक्षित किया जाए जैसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट 1971 में वर्णित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में विभिन्न देशों की सरकारों ने के वैज्ञानिकों ने मनुष्य व उसके वातावरण के सुधार के कार्य करने के लिए बताया है। वन्य प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित तथा वर्जित करना एक मुख्य कार्य है। वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या है? सबसे पहले वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित करना या वर्जित करना। सामान्यतः एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में शिकार की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक भोज्य श्रृंखला के जीवों की संख्या स्वतः ही नियंत्रित कर ली जाती है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां वन्य आवास मनुष्यों द्वारा डिस्टर्ब कर दिया गया है, व्यवधान डाला गया है, वहां कुछ प्रजातियां तेजी से प्रजनन करती हैं तथा उनका नियंत्रित होना आवश्यक हो जाता है। ऐसी प्रजातियों का शिकार कानून बनाकर किया जा सकता है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में नीलगाय एक हानिकारक प्रजाति के रूप में उभर कर आई है जिसका नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि इसके प्राकृतिक शत्रु उस इकोसिस्टम के अंदर नहीं है, अतः इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रजातियों का कृत्रिम रूप से स्टॉकिंग क्षेत्र विशेष में प्रवेश कराना। कुछ प्रजातियां अधिक शिकार के कारण एक इकोसिस्टम के अंदर समाप्त हो जाती हैं। ऐसी प्रजातियों को आवश्यकता अनुसार इकोसिस्टम में पुनः छोड़ा जाता है जिससे संतुलन की स्थिति बन सके। तीसरा है आवास उत्थान, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट। यह एक प्रकार की इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि किसी प्रजाति विशेष को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके। प्रजाति की अपने दैनिक आवश्यकताओं अनुसार घूमने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। प्रत्येक प्रजाति का आवास या निकेत का ध्यान रखा जाना चाहिए। कहाँ रहता है और क्या खाता है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। भारत में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। भारत में वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अधीन कुल 673 संरक्षित क्षेत्र भारत में उपलब्ध हैं जिसमें 104 राष्ट्रीय उद्यान, 551 अभयारण्य तथा 18 जैवमंडल प्रारक्षण प्रदेश हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास हैं। कुछ में विलुप्त प्राय
प्रजातियों को संरक्षण प्रदान दिया जाता है और कुछ में संकटग्रस्त प्रजातियों का। भारत में यदि इन अभयारण्यों की बात की जाए तो ये 3 में बांटा जा सकता है संरक्षित क्षेत्रों को। नंबर 1 अभयारण्य या सेंचुरी, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। सबसे पहले अभयारण्य के बारे में अगर विचार करें तो यह राज्य स्तर के अधीन होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। दूसरा सामान्य प्रजाति से संबंधित, जैसे पिचर प्लांट, गोटावन आदि से संबंधित होता है। अभयारण्यों की कुल क्षेत्र 11,22,420 स्क्वायर किलोमीटर है। इनकी सीमा पूर्णतः कानूनी रूप से निश्चित नहीं होती। इनमें जैविक हस्तक्षेप एक सीमा तक संभव है। इसमें शोध तथा वैज्ञानिक प्रबंधन की गुंजाइश नहीं होती। इसमें आनुवंशिक जीन पूल का संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता। और आखिरी है पर्यटन की स्वतंत्रता। अभयारण्य में मानव गतिविधियां सीमित रूप से संभव है। जब कोई पर्यटक यहाँ आता है तो एस्कॉर्ट के साथ साथ उसे वन्य जीव दिखाने के लिए ले जाया जाता है। इसके कंपैरिजन में यदि हम नेशनल पार्क को देखें तो सेंचुरी अभयारण्य जहाँ राज्य सरकार के अधीन है तो नेशनल पार्क केंद्र सरकार के अधीन है। यह किसी एक विशेष वन्य जीव के लिए विकसित किया जाता है, जैसे टाइगर के लिए, शेर या राइनो के लिए। राष्ट्रीय उद्यानों की कुल क्षेत्रफल 43,716 स्क्वायर किलोमीटर है। इनकी सीमाएं कानूनी रूप से निश्चित होती हैं। इनमें जैव हस्तक्षेप सामान्यतया नहीं होता। यदि होता भी है तो वो केवल बफर जोन तक ही सीमित रहता है। इसमें शोध व वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होता है। इसमें आनुवंशिक कोष, जीन पूल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता और पर्यटन की स्वतंत्रता, शिकार, जंतु पकड़ना तथा मारना तथा वनस्पतियों को एकत्र करना, हथियार लेकर जाना इसमें मना होता है और जानवरों द्वारा चराई की आज्ञा नहीं होती। अब इनसे ऊपर के स्तर पर जाते हैं तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यह यूनेस्को या यूएनईपी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की घटक है उसके अंतर्गत आता है। इसमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को केंद्रित किया जाता है। यह 5,670 स्क्वायर किलोमीटर जैवमंडल भारत के अंदर उपलब्ध है। इसकी सीमाएं कानूनी रूप से निश्चित होती हैं। इसमें जैविक हस्तक्षेप मात्र बफर जोन के अंदर तक सीमित होता है, शेष भाग में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। शोध तथा वैज्ञानिक प्रबंधन का इसमें व्यवस्था होती है। इसमें जीन पूल संरक्षण किया जाता है। सामान्यतया पर्यटकों को इसमें नहीं जाने दिया जाता। जंतु व वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार से इसमें पाई जाती हैं। ये ताल छापर सेंचुरी जिसमें चीतल ज़्यादा है, दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क जिसमें घना बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, अब आजकल नेशनल पार्क है, और तीसरा नंदा देवी बायो रिजर्व। अब एक बायो रिजर्व के अंदर अगर देखें तो बीच में एक कोर क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र के चारों तरफ मैनिपुलेशन वानिकी क्षेत्र होता है। वानिकी क्षेत्र के चारों तरफ पर्यटन के लिए ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है। ट्रांजिशनल क्षेत्र से बाहर की ओर मैनिपुलेशन कृषि क्षेत्र, प्रयोगशाला, शोध क्षेत्र, पृथक्करण क्षेत्र और मानव आवास आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भी एक क्षेत्र निश्चित होता है। यह अपेक्षाकृत बड़े भूभाग के अंदर होता है और इसके अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम व्यवधान वाला क्षेत्र होता है। मानव द्वारा कम से कम रूपांतरित तथा कम से कम क्षरण डिग्रेडेड भूमि वाला होता है। प्रबंधीय दृष्टिकोण से इसके अंदर कोर क्षेत्र सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से कम व्यवधान वाला इस क्षेत्र के अंदर किसी को जाना की परमिशन नहीं होती मनुष्य को। मैनिपुलेशन वानिकी क्षेत्र यह मानव निर्मित जंगल के रूप में होता है। मैनिपुलेशन पर्यटन क्षेत्र यह क्षेत्र पर्यटन, शिक्षा, प्रशिक्षण के लिए सुरक्षित रहता है। मैनिपुलेशन कृषि क्षेत्र इसके अंदर वन्य जीव जनजातियों या कृषक जन भूमि क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहता है। और पुनर्करण या रिस्टोरेशन क्षेत्र इसके अंदर बाहर का क्षेत्र होता है जिसके द्वारा धीमे धीमे पुनः जिसमें कुछ डिग्रेडेशन प्लांट्स का हो गया है, एनिमल्स का हो गया, उसको पुनः संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। अब
देखा जाए जैव विविधता के संरक्षण की रणनीतियाँ क्या है। इसमें संरक्षित क्षेत्र का निर्धारण जिसमें निम्नलिखित घटक हों। नंबर 1, वैज्ञानिक शोध होना चाहिए। वन्य जीवन सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। जीनीय तथा प्रजातीय विविधता का संरक्षण होना चाहिए। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक घटकों की सुरक्षा होनी चाहिए। पर्यटन तथा मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंदर शिक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सतत संसाधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक तथा परंपरागत गुणों का संरक्षण भी किया जाना चाहिए। अब यह है कि दो प्रकार का हो सकता है, इन सिटू और एक्स सिटू। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अगर कोई संरक्षण हो रहा है तो हम इसे इन सिटू कहते हैं, और प्राकृतिक आवास से बाहर हो रहा है तो एक्स सिटू कहते हैं। इन सिटू की बात करें जिस समय जीनीय संसाधनों को उनके प्राकृतिक आवास अथवा मनुष्य द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तंत्र में संरक्षित किया जाता है, उसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं। उदाहरण जैवमंडल प्रारक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी तथा नेशनल पार्क। इसके अलावा कुछ विश्व धरोहर भी हैं मोन्यूमेंट्स के रूप में, अजंता, अलोरा, ताजमहल, सूर्य मंदिर, जो सांस्कृतिक स्थल के रूप में, व प्राकृतिक स्थल के रूप में काजीरंगा अभयारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, मनास राष्ट्रीय अभयारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन वाली स्थितियां हैं। एक्स सिटू के अंदर जब संरक्षण प्राकृतिक तंत्र से बाहर किया जाता है, जिसमें वनस्पति उद्यान या हर्बल उद्यान बनाकर, बीज कोश या सीड बैंक बनाकर, पराग बैंक, शुक्राणु बैंक, अंडाणु बैंक बनाकर और टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरीज बनाकर अगर किया जाता है तो उसे हम एक्स सिटू कहते हैं। अब इसी संदर्भ के अंदर अगर जिक्र किया जाए रामसर साइट्स, यह जलीय स्थलों आवासों से संबंधित है। भारत में कुल 16 रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन 1970 में हुई थी, जिसमें जलाशयों के ऊपर यह कॉन्फ्रेंस थी। इसके अनुसार विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के जलाशयों को चिन्हित किया गया और कुछ को रामसर साइट के नाम से जाना गया। भारत में कुल 11 लाख हेक्टेयर इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सांभर झील, चिल्का झील तथा भाखड़ा नांगल बैंड रामसर साइट के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब यदि देखा जाए भारत में गैर सरकारी संस्थाएं वन्य जीव संरक्षण में कहाँ कहाँ संलग्न हैं, कौन कौन सी हैं, इसका थोड़ा चर्चा करते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी स्थापना 1883 में हुई। संस्था भारत, बर्मा, श्रीलंका में पाए जाने वाले जंतु व वनस्पतियों की सूचनाएं एकत्र एवं संकलित करती है। दूसरी है वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, देहरादून। इसकी स्थापना 1958 में हुई एवं उसका उद्देश्य वन्य जीव प्रबंधन था। तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर, WWF इंडिया। इसकी स्थापना 1969 में WWF अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1961 में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में और अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी इसमें जुड़े हुए हैं। भारत में WWF का मुख्यालय बम्बई में है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं इस प्रकार से हैं। पहली है साइट्स, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये कहलाता है साइट्स। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत 1975 में आया। आज 123 राष्ट्र अस्तित्व में आया और आज 123 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण समझौता है। साइट्स के अनुसार प्रतिवर्ष 50 लाख पक्षी, 250,000 प्राइमेट्स, 50 लाख ऑर्किड्स जंगलों से वैध अवैध रूप से लाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जा रहा है। इन जीवों का बाजार में 50,000 लाख अमेरिकन डॉलर का बिजनेस है। साइट्स इसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। दूसरा है ट्रैफिक, इसमें ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। पशुओं की हड्डियां, दांत, खाल आदि के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए साइट्स की प्रेरणा से ट्रैफिक नामक एक संस्था बनाई गई। यह संस्था वन्य जीव व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों ब्रिटेन, अमेरिका पर नज़र रखती है।
तीसरा है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण में कार्यरत यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1969 में इन्होंने रेड डाटा बुक जारी की, जिसमें दुर्लभ, संकटग्रस्त व विलुप्त प्राय जीवों का विवरण दिया गया है। अब है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर। पहले WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल करता है। इसके बाद में है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड, भारतीय वन्यजीव प्राधिकरण। यह भारत सरकार की मुख्य सलाहकार संस्था है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना। अब है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के लिए भारतीय बोर्ड के कार्य क्या हैं? केंद्र तथा राज्य सरकारों को वन्य जीव संस्थाएं व उनके उत्थान के लिए सलाह देना। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जूलॉजिकल गार्डन के विषय में राय देना। सरकार को जंतुओं तथा उनके शारीरिक अंगों, खुर, फर, खाल, दांत, पंख आदि के लिए नीति निर्धारण के लिए सलाह देना। चौथा, संरक्षण की उन्नति की समीक्षा करना। पांचवा, वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए वन्य जीव सोसाइटी समूह बनाने में सहायता करना तथा जनमानस को इसके लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ उन समूहों को संरक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। अब यदि भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विषय में चर्चा की जाए तो सबसे पहले नीलगिरी आता है। 5,520 स्क्वायर किलोमीटर वाला यह क्षेत्र, स्थापना 1986 में हुई। इसकी यह सीमाएं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को टच करती हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतु हैं नीलगिरी थुर, शेर की पूंछ वाला बंदर। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर वाला क्षेत्र है। 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई तमिलनाडु में, और डुगांग और समुद्री गाय इसके कैरेक्टरिस्टिक जंतु हैं। तीसरा है नोकरेक, 820 स्क्वायर किलोमीटर वाला क्षेत्र, जिसकी स्थापना 1988 में मेघालय में हुई। इसके अंदर रेड पांडा नामक जंतु कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। सुंदरवन, 9,360 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह संरक्षित क्षेत्र 1989 में स्थापित हुआ तथा पश्चिम बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स इसके अंदर टाइगर इसका कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज़ है। पाँचवें नंबर पे है मनास, जो 1889 के अंदर आसाम के अंदर इसकी स्थापना हुई, और गोल्डन लंगूर इसका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। निकोबार, 1889 के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें समुद्री घड़ियाल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। उसके बाद में सिमली पाल, 1994 में उड़ीसा के अंदर स्थापना इसकी हुई, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर इसका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। उसके बाद में नंदा देवी, जो 5,860 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ उत्तराखंड के अंदर, 1988 में इसका स्थापना हुई। इसमें स्नो लेपर्ड और गंधी मृग इसका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। और डिब्ला सेक्वा, आसाम के अंदर 1997 में स्थापित रिजर्व में गोल्डन लंगूर कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। इसके बाद में नंबर 10 पे विहंग दिबांग रिजर्व 1988 में अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हुआ, जिसमें मुख्य जंतु लाल पांडा, काला भालू तथा उड़न गिलहरी है। इसके अलावा पचमढ़ी 1999 में मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई, जिसमें बड़ी गिलहरी, जाइंट स्क्वायरल तथा उड़न गिलहरी इसका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। इसके अलावा कंचनजंगा सन 2000 में सिक्किम के अंदर इसकी स्थापना हुई। स्नो लेपर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। इसके अलावा अगस्थिया माला 2001 में केरल, तमिलनाडु के अंदर इसकी स्थापना हुई। नीलगिरी थर तथा हाथी इसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। अमरकंटक 2005 में मध्य प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना हुई। चिंकारा, भेड़िया, जंगली सुअर इसके एग्जाम्पल्स हैं। और
रन ऑफ कच्छ 2008 में इसकी स्थापना हुई। गुजरात के अंदर स्थित है। जंगली गधा इसका कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। और इसके बाद में कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल 2009 में हिमाचल प्रदेश के अंदर स्नो लेपर्ड इसका एग्जाम्पल है। और शेषचलन हिल रिजर्व 2010 में आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना हुई। और लॉरेस इंडियन जाइंट स्क्वायरल और गोल्डन जीको इसका एग्जाम्पल है। और 18वें नंबर पे है पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश में। इसके अंदर टाइगर, चीतल और चिंकारा और बियर ये इनके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है। अब जैविक विविधता प्राधिकरण के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत हुई, जिससे यहाँ के जीनीय संसाधनों की गणना, आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका उपयोग व इन संस्थाओं से परिणाम साझा किया जाना इसका उद्देश्य था। NBA के शोध कार्य जैव विविधता से संबंधित योगदान निम्नलिखित है। यदि कोई भारत की जीनीय संसाधनों का पर शोध कर रहा है तो उसे किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इंडियन सिटीजन कर रहा है तो आज्ञा नहीं। उन विदेशी वैज्ञानिकों को जो कि भारत की जीनीय विविधता पर शोध करना चाहते हैं अथवा वे भारतीय जो जिनका वाणिज्य उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें अनुज्ञा पत्र लेकर ही वन्य जीवों को पर शोध करना संभव है। अब इसमें 3 स्तरों पर बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। NBA द्वारा दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं जिसके अंतर्गत स्थानीय समुदाय व शोधकर्ताओं को लाभ मिल सके सूचना के रूप में। दूसरा, NBA विदेशी कंपनियों को जैव अभियांत्रिकी में शोध के लिए रोकता है। और तीसरा है, परंपरागत ज्ञान की सहायता से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। धन्यवाद।